तो निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने मोदी सरकार, तीसरी पारी जो मोदी सरकार की शुरू हुई है उसका पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट 21 मिनट बोली हैं निर्मला सीतारमण, और जो सरकार लगातार नारा दे रही थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी राह पर ये बजट भी जाता दिखा है। इसकी बानगी आपके सामने पूरी तफसील से मैं पेश करने वाला हूं, लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी होती हैं आम लोगों की, मिडिल क्लास की, वो होता है कि आयकर में कितनी छूट मिली है। तो छूट के नाम पर नया टैक्स रजीम जो है उसमें 17,500 रुपए तक की छूट मिल सकती है, जो बहुत से लोगों को ऊंट के मुंह में जीरा भी लग सकता है। और पुरानी जो व्यवस्था है जिस पर अभी भी बहुत से लोग चल रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं मिला है, वो बिल्कुल जस की तस रखी गई है। और यहां पर हम चर्चा भी कर रहे थे, और गोपाल केडिया जाने माने टैक्स कंसल्टेंट है, सीए हैं देश के बड़े, वो कह रहे थे कि पुरानी टैक्स व्यवस्था पर भी तवज्जो देते दिखेंगे, उसे और अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाती दिखनी चाहिए सरकार, लेकिन वो हुआ नहीं है। और अभी कुछ बोल रही हैं, पहले हम सुन लेते हैं निर्मला सीतारमण कुछ और ऐड कर। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर द ईयर 24-25। सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई तो कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन जो हम नजरें इनायत किए बैठे थे ऊंट के मुंह में जीरा ही मिला, और वो भी बहुत लिमिटेड, जो नई कर व्यवस्था को लागू कर रहे हैं या अपना रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ। गोपाल, देखिए, इनका इंटेंशन साफ नजर आ रहा है कि नई कर व्यवस्था को आगे बढ़ाना है और पुरानी कर व्यवस्था को अपनी स्वाभाविक मौत मर जाना है। नई खर्चीला बनाना है, हमें बचत नहीं करनी है। आसान भाषा में कहूं तो ये भी जा रहा है ना, एकदम। मैं खर्च ज्यादा करूंगा तो ही पैसे बचेंगे। अजीबोगरीब, ये बिल्कुल एक विरोधाभास है। और मैं बचत करूंगा तो मुझे ज्यादा कुछ रियायत या राहत नहीं मिलेगी। तो आने वाले समय में हो सकता है कि पुरानी कर व्यवस्था को ऑटोमेटिकली बंद कर दिया जाए। और जो 30% लोग ही नई कर व्यवस्था पर आए थे, अब वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि 2/3 लोग नई व्यवस्था पर चले गए, चारा ही नहीं बचा। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो चेंज किया है, जो पर्सनल इनकम टैक्स में इन्होंने चेंज किया है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपया था उसको बढ़ा के 75,000 रुपया कर दिया। 25,000 रुपया की यहाँ पे रियायत दी है। और इन्होंने ये रियायत ये कहा है कि नई टैक्स स्कीम में दी है। अब पुरानी टैक्स स्कीम में ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये बिलो द लाइन पहली नजर में तो लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने न्यू टैक्स रेजिम कहा है, न्यू टैक्स रेजिम कहा है। दूसरा, फैमिली पेंशन जो किसी के एक्सपायर होने के बाद वाइफ को या वाइफ के एक्सपायर होने के बाद हस्बैंड को मिलता था, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता था, और उस पर 15,000 रुपया का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। उसको बढ़ा के 25,000 रुपया कर दिया। ये पिछले 25-30 सालों से 15,000 रुपया ही था, इसको थोड़ा सा टच करके 25,000 रुपया कर दिया गया है। ये जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है, और ये हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे थे कि मिडिल क्लास को कुछ रियायत मिलेगी, तो मिडिल क्लास को रियायत करने के लिए इन्होंने ये किया कि पहले 0 से 3 लाख तक पहले भी एग्जम्प्ट था, अभी भी एग्जम्प्ट है। पहले जो व्यवस्था थी 3 से 6 लाख तक 5% लगता था, उसको 3 से 7 कर दिया गया। और 7 से 10 लाख को 10% कर दिया गया, 10 से 12 लाख को 15% कर दिया गया, 12 से 15 लाख को 20% कर दिया गया, और 15 से ऊपर सीधा 30 कर दिया गया। 30 कर दिया। और ये पहले भी यही व्यवस्था थी, पहले भी यही व्यवस्था थी। और जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इन चेंजेस करने के बाद 17,500 रुपया सेविंग इनकम टैक्स में एक करदाता होगी। व्यवस्था में कुछ भी टच भी नहीं किया, तो मतलब 17,500 बचाने हैं तो नई में आ जाओ। तो इसके अलावा जो चेंजेस किए गए हैं, एक इनकम टैक्स में सेक्शन है 276B। 276B एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप एम्प्लॉयर हो और TDS काटते हो एम्प्लॉय का या किसी का और जमा नहीं कराते हो, तो आपको जेल की सजा हो सकती है। इनकम टैक्स में ये इकलौता सेक्शन है जो कि जेल भेजता है, उसको डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया इन्होंने। अब जेल नहीं, अब आपको जेल नहीं होगी। ये बहुत ऐसा सेक्शन था जिससे सारे बिजनेसमैन डरते थे। और एक और जो प्रावधान था कि 10 साल पुराना केस भी खुल सकता है, अब उसकी मियाद घटाकर
6 साल कर दी गई है। दूसरा जो मेजर चेंज किया गया कैपिटल गेन टैक्स में, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स की परचेज सेल में आप करते थे, जो 1 साल से पहले सेल करते थे, उसमें 15% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो इसलिए मार्केट धड़ाम हो गया है। 5% वहाँ पे बढ़ गया है कि स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि आपको एक साल से ज़्यादा अगर होल्ड करते थे, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था शेयर्स में, उसमें 10% टैक्स रेट लगता था, उसको 12.5% कर दिया गया है, उसमें वृद्धि कर दी गई है। और इसमें पहले 1 लाख रुपया तक का करमुक्त था ये, उसको बढ़ा करके इसको 1.25 लाख रुपया कर दिया गया। अब ये यहाँ पर 2 दिलचस्प चीजें हो रही हैं। देखिए, शेयर बाजार सट्टा बाजार भी होता है, और हम इसको मानक मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है या बजट कितना अच्छा है या नहीं। इसको मैं कभी भी सब्सक्राइब नहीं करता हूं, लेकिन आज की तारीख में कुमार, जो शेयर बाजार गोता खाता दिख रहा है, इसमें 2-4 खबरों का पुट जो पिछले कुछ दिनों से आ रहा था। आरबीआई ने लाल झंडी दिखाई कि भाई ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो लोग अपनी जमा जोखू लगा रहे हैं, 10 में से 9 लोग नुकसान उठा रहे हैं। अब उस पर उसको अनअट्रैक्टिव, आकर्षक नहीं, उसको थोड़ा भद्दा बनाने की भी एक तरह से कोशिश कर रही है सरकार। आज सुबह से मैं यही देख रहा था कि आज सुबह से भी बाजार कोई बहुत हलचल में नहीं था। हाँ। बाजार बार बार देख रहा था बाजार की बम नहीं, बल्ले बल्ले दरअसल इस बजट में किसी की हुई है, इन लोगों ने वो बिहार की, आगे उसकी बात करेंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश तो बाद में, बिहार की तो असल में बिहार में और आंध्र प्रदेश की बाद में बात करते हैं। लेकिन ये जो शेयर बाजार है, इसमें आपने कल आर्थिक सर्वे में भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि लोगों को थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं एक डर है बचत के साथ खेलना। पर हमारी बचत के साथ पुरानी जो टैक्स रजीम है उसको अनअट्रैक्टिव वहां बनाकर भी एक तरफ मुझे कह रहे हैं खर्च करो, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं खर्च मत करो। खर्च करो आप किस में? इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदिए, आप मोबाइल फोन खरीदिए। अरे मैं बचत ना करूं, मैं घर ना खरीदूं, मैं मेडिकल इंश्योरेंस ना लूं। कोरोना काल से अभी हम निकले हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप पुरानी कर व्यवस्था में नहीं बढ़ाएंगे। प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाने की भी तो बात 1.5 लाख रुपए से वो मियाद, वो लिमिट आप 3 लाख बाजार में आते, बाजार की भी बात करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एक आर्थिक सर्वे से ही ये हमें संकेत मिल रहे थे कि इनको डर है कहीं ना कहीं कि बाजार ओवरहीट करके लोग पैसे ना खो दें। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है उस पर तो ये कई दिनों से ये ताक लगाए बैठे थे कि इसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब एक संकेत दे दिया है कि बाजार थोड़ा सा ओवररेटेड है। महीने की कि भाई एग्जिट पोल को देखकर बाजार में पैसा लगा दो। अब वो डरे हुए हैं कहीं। वो जो बैज लग गया था, वो चस्पा होने लगा था, अब उसको कि बाजार से हमारा कोई लेना देना नहीं। बाजार से लेना देना नहीं है, इसके साथ बड़ी चीजें जुड़ी होती हैं। लेकिन बाजार के जो इन लोगों ने जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जो पैसे खर्च करने की बात करी, और जो तो आम आदमी को ज्यादा नहीं मिलता दिख रहा है। 17,500 रुपए की आपको छूट मिल सकती है। केडिया साहब एक मिनट रुकिएगा ना, थोड़ा सा दर्शकों को भी समझा दें। 17,500 रुपए की छूट आपको मिल सकती है, फायदा हो सकता है वो भी तब अगर आप नई टैक्स रिजीम में जाते हैं, जिसमें आपको दरअसल बचत करने का कोई इंसेंटिव सरकार देती नहीं दिखाई देती है। लेकिन अब पूरा खाका भी जरा खींचें तो ये एक समावेशी बजट भी दिख रहा है। इसमें पॉलिटिकल पुट कम है, तालियां जो पकड़ने या लेने का कॉरपोरेट वर्ल्ड से ज्यादा कोशिश नहीं दिख रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और उसकी वजूहात जो बीजेपी ने समीक्षा तो की होगी, उनको भी एड्रेस करती दिखी है। और इसमें कृषि पर जोर डलता दिखा है, युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश है, लुभाने की। रोजगार को लेकर ईपीएफओ में जो दर्ज होगा 15,000 रुपए की एक पहली सैलरी सरकार देती दिखेगी। मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और युवाओं को भी अपनी तरफ लाने की यामिनी यहां सरकार कोशिश करती दिख रही है। बड़ा खाका देखें, सबसे बड़ा एक आपकी तरफ से हेडलाइन में मांगूं तो इस बजट की हेडलाइन क्या है? जी देखिए, मेरे हिसाब से ये कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा जाता है बजट, और कोशिश की है कि डेटा को डिजिटलाइज्ड डेटा और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। कृषि की भी बात हो रही है, गांव देहात की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है। जितनी चीज़ें इन्होंने की है वो एक खांचा बनाने के है ताकि बाजार के ऊपर
जो है सारी मार्केट्स को छोड़ा जा सके, चाहे वो पीएम सम्मान निधि योजना मतलब हो। कॉर्पोरेट पर ही ज्यादा ध्यान है, जी जो मुझे देखिए, लगा कि उसमें नहीं उससे हटकर ये इंडिया नहीं भारत का ज्यादा बजट का पुट जी दिखता है। जी नहीं, देखिए आप इवन डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स के लिए डिफिकल्टीज होंगी, Flatters to deceive, आप ये कह रही हैं। क्योंकि फॉरेनर्स का जो टैक्स रेट है वो कम कर दिया गया हाँ। है, जिसके तहत कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। मार्केट्स को एक सूत्र में डाल दिया गया था जीएसटी के माध्यम से, जब स्टेट्स में होते तब जाना मुश्किल होता, पर अब उनके लिए मार्केट को एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो इवन लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ा दिया गया है। ओवरऑल मार्केट्स को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि जो है स्टेट का सपोर्ट कम से कम हो और कैपिटलिज्म की तरफ इंडिया ज्यादा पर जाए। अभी भी नजर ज्यादा है या दरअसल भारत की बात भी होते हुए उसकी गूंज भी साफ सुनाई दे रही है? देवेंद्र, देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हमें समझनी है। एक तो जो फोकस वित्त मंत्री जी का पहले था कि हम जो टारगेटिंग है फूड की, इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो उससे हटकर हमें जो कोर इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है ये कल भी उसमें सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और आज भी उन्होंने इस बात को कहा है। अब कैसे करेंगे ये तो हमें अभी पता नहीं है, डिटेल जब आएगा। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर का, अगर आपने कहा भारत की तरफ, तो एग्रीकल्चर का बजट तो 25,000 करोड़ के आसपास ही बढ़ा है, क्योंकि पहले 1.25 लाख करोड़ था, अब बढ़कर 1.52 लाख करोड़ हो गया है। एक मिनट रोकना चाहूंगा देवेंद्र, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की रिएक्शन आ रही है, प्रतिक्रियाएं लगातार आती रहेंगी, तो वो भी हम सुनाएंगे आपको। सुनिए। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है सर। बजट में एनडीए का सरकार है दादा बिहार के लिए कई सारी घोषणाएं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है सर। ये थोड़ा कट कट कर बात आ रही है, लेकिन बिहार की बल्ले बल्ले उसकी तो बात करेंगे। किसानों की कुछ बल्ले बल्ले हुई, भारत की बल्ले बल्ले हुई। जी, तो जो हम पहले बात कर रहे थे उसमें है कि जहाँ तक कि बजट की बात करें तो बजट तो सिर्फ मात्र 25,000 के आसपास, 25,000 करोड़ के आसपास ही बढ़ाया गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3% से कम एग्रीकल्चर के ऊपर बजट का फोकस है और 3% से कम फॉर 50% ऑफ द पॉपुलेशन आई थिंक इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, और वो बढ़ना बहुत ज़रूरी था अगर हम भारत के ऊपर फोकस लाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ हुई है इसमें विच आई थिंक वन मस्ट अप्रिशिएट, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने प्रयास किया है कि हम कुछ एक चीज़ों को एड्रेस करें। लेकिन एक उसका, जैसा कि पहले भी हमारे एक साथी ने कहा था, कि बेसिकली यू एंड अप गिविंग मोर पावर टू द कॉर्पोरेट्स, और वो कॉर्पोरेटाइजेशन एग्रीकल्चर की तरफ वो बढ़ता है। जब डिजिटलाइजेशन आप करते हैं या डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं तो वो एक उस तरफ जाता है। पर 3-4 चीज़ें इसके अलावा भी जो उन्होंने स्पेल आउट की हैं, मुझे लगता है कि वो, जैसा आपने पहले भी कहा कि भाई भारत की तरफ थोड़ा सा ध्यान खींचने की कोशिश की गई है। वो एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो वेजिटेबल की प्रोडक्शन के ऊपर वो ध्यान देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि उसका जो मार्केटिंग या उसकी सप्लाई चेन्स की तरफ ध्यान देंगे। उसमें कोल्ड स्टोरेज भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, उनका जिक्र, ये रस्म अदायगी की जा रही है, कोई रोड मैप भी दिख रहा है। तो जैसे आपने कहा डेविल इज इन द डिटेल, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। पर आई थिंक प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी, इसमें किसान की इनकम को हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम बाकी टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं तो किसान की इनकम बढ़ेगी। ऐसा नहीं हुआ है। वी हैव सीन द ग्लोबल परफॉर्मेंस कि वहाँ पर भी ऐसा नहीं हो पाया। तो ये मतलब डायरेक्ट जो होना चाहिए था फोकस ड्रॉ करना कि किसान की इनकम कैसे बढ़े, उसकी तरफ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम फिर और शेयर बाजार की हम बात करें, हमारी पत्रकारों की, चैनल्स की एक फैसिनेशन होती है, शेयर बाजार क्या कह रहा है, मैं इसे सट्टा बाजार मानता हूं। फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कोई मानक नहीं होता किसी भी अर्थव्यवस्था या आर्थिक नीति या आर्थिक दस्तावेज के दुरुस्त या मुकम्मल ना होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। लेकिन बाजार गिरा है, 500 अंक सेंसेक्स की बात करें, लगभग 200 अंक निफ्टी भी गिरा है, और इसके अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स थोड़ा जो बढ़ा दिया गया है लॉन्ग टर्म, और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की दर भी जो थोड़ी बढ़ा दी गई है। क्या मृत्युंजय, इन बड़ी वजहों के चलते ये बाजार गोता खाता दिख रहा है?
बिल्कुल सही कहा आपने। आखिरकार बाजार होते हैं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, तो कोई निवेश क्यों करेगा, उसका पैसा कैसे बचेगा। हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ भी हैं और बाजार इस समय 1200 अंक गिरावट देखी जा रही है। निर्मला सीतारमण का भाषण समाप्त होते होते ये 1000 अंक गिर गया था। सर, क्या वजह मानते हैं बाजार में इतनी भारी गिरावट? बहुत उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी मोदी 3.0 के पहले बजट से। मुझे समझ में नहीं आया कि सबसे ज़्यादा निगेटिविटी हमारे मार्केट में करने के लिए एफएम इलेक्शन के टाइम में आई थी। उनसे हमारे जो एसोसिएशन हैं, हमारे ब्रोकर्स लोग हैं, उन्होंने काफ़ी डिमांड किया था कि जो है एसटीटी आप निकाल दीजिए या उसका बेनिफिट दीजिए, जो हम पे करते हैं उसको हमारे जो टैक्स होता है, कैलकुलेशन होता है, उसमें हमें बताइए, लेने दीजिए। लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं, उल्टा हमारे जो टैक्सेस है वो बढ़ गए। लॉन्ग टर्म जो है 10 से 12.5 हो गया, शॉर्ट टर्म 15 से 20 हो गया, बॉन्ड्स पे टैक्स लगा दिया, जो बाय बैक पे फ्री था टैक्स उस पर भी टैक्स लगा दिया, एसटीटी जो है एफ&ओ का उस पर भी एसटीटी बढ़ा दिया गया। तो हर तरह से ऐसा कहीं नहीं छोड़ा है जो हमारे पास में कि हमारे प्रॉफिट में कुछ अच्छा होता। लेकिन अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना है। तो सबसे इजी है कि हमारे मार्केट से, और सबसे ट्रांसपेरेंट मार्केट है, तो यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। हर महीने क्या हर वीक गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, एक्सचेंजेस हमसे लेते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो इसमें तो अपफ्रंट टैक्स आ जाता है उनको। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ सर, एक बात बताएं कि क्या मिला फिर आखिरकार बाजार से, इसमें क्या मिला लोगों को, हमारे निवेशकों को जो हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं, क्या मिला इस बजट से? इन्वेस्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि एसटीडीजी बढ़ाई 15 to 20%, एलटीसीजी बढ़ाया 10 से 12%, 12.5%। बाई बैक पे पहले टैक्सेशन नहीं था ऑफ शेयर, उस पर टैक्सेशन आ गया। बॉन्ड पे पहले टैक्सेशन नहीं था, उस पर टैक्सेशन आ गया। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव रहा है। जो हम कुछ इंसेंटिव का सोच रहे थे उसके पूर्व आई वुड से ऑपोजिट में इंसेंटिवाइज किया है। मालूम नहीं क्यों। गवर्नमेंट से हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई अच्छा अनाउंसमेंट करेगी। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि इस बार अब तो कोई लोकसभा चुनाव है नहीं, अब सरकार बन चुकी है, सरकार को पैसे जमा करने हैं, तो इसके लिए शायद जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो निवेशक है, उसका कुछ ख्याल नहीं रखा गया। निवेशक का आप सही कह रहे हैं कि कोविड के बाद जो रिटेल इन्वेस्टर बड़े पैमाने पे बाजार में आए निवेश करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं आज जो ये अनाउंसमेंट हुआ है वो उसका इफेक्ट होता है। हमारा था कि कुछ पॉजिटिव वो करेंगे तो लोग तो और जुड़ेंगे। पर शेयर बाजार से कोई गुलाबी तस्वीर नहीं आ रही है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, क्या ये करने का प्रयास किया है? एक बैलेंसिंग एक्ट भी दिखी है जिसमें इंडिया और भारत दोनों के पुट को थोड़ी तवज्जो देने की कोशिश की है। तफसील से एक एक परत को आज हम खोलेंगे, एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं। तो शेयर बाजार तो खुश नहीं है, धड़ाम है। पिछले महीने तक शेयर बाजार की बड़ी चर्चाएं थी, ब्लू आइट बॉय था, यकायक वो फेवर, आउट ऑफ फेवर दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी तस्वीर में ये सरकार एक गठबंधन सरकार भी है, बहुमत अपने दम पर बीजेपी नहीं ले पाई, तो क्या उसके पुल्स एंड प्रेशर्स भी दिखे हैं? इस बजट की एक बड़ी हेडलाइन यह है कि बजट में बिहार की बल्ले बल्ले। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन 26,000 करोड़ मिले। 3 एक्सप्रेसवे पुल बनाने की बात है, नालंदा रूट को, सर्किट को, बोध गया को और प्रमोट करने की बात है। मेरे साथ राजीव रंजन, वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के, उनके राष्ट्रीय सचिव भी हैं, जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन, तो विशेष राज्य का दर्जा ना भी मिला हो पर बिहार की बल्ले बल्ले होती दिखी है। बिगेस्ट गेनर अगर किसी को कहा जा सकता है इस बजट में, वो आपका राज्य बिहार है। देखिए, निसंदेह जो ये बजट के नेतार्थ हैं, हम ये कह सकते हैं कि बिहार के लोगों को काफ़ी प्रसन्नता हुई है और हम प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि बिहार की अस्मिता और बिहार के स्वाभिमान, बिहार की जायज़ मांगों के लिए निरंतरता के साथ नीतीश कुमार जी की अगुवाई में प्रयास हो रहे थे और उसके नतीजे दिखने लगे हैं। विशेष राज्य का दर्जा एक सैद्धांतिक तौर पर हमारी मांग है
वो मांग आगे भी रहेगी, लेकिन हम लोगों ने पहले भी कहा था कि एक व्यवहारिक समाधान इसका ये है, समाधान निकल कि गया अगर अभी के मानकों के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं है, तो निसंदेह हम लोगों को विशेष पैकेज के जरिए जो रीजनल इम्बैलेंसेस की स्थिति है, देश के अनेक राज्य विकास की दौड़ में काफ़ी आगे गए, बिहार जैसे राज्य पिछड़ते गए। ये अलग बात है कि हमने अपने बल पर विकास की रफ्तार को कायम रखने की कोशिश की और जीडीपी के ग्रोथ रेट में हम लगातार कई बार अव्वल दर्जे पर भी रहे, लेकिन 2 अंकों से कम कभी भी हम लोगों की बढ़त नहीं रही है। अब ये जो कुछ फैसले हैं, मैं ये मानता हूँ कि इन फैसलों से बिहार में आधारभूत संरचना को एक अभूतपूर्व विस्तार मिलेगा, इसलिए कि इसमें 26,000 करोड़ रुपए जो हाईवेज के लिए दिए गए हैं, 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाने का फैसला है, गंगा नदी पर 2 लेन का ब्रिज है, साथ ही साथ फ्लड जो बाढ़ की विभीषिका की वजह से बिहार की एक बड़ी आबादी जिस यंत्रणा का दंश झेलती रही है और जिससे उस इलाके का विकास बाधित होता रहा है। और जब ये वित्त मंत्री जी ने कहा कि नेपाल में हाई डैम का बनना अभी भी वो एक तार्किक परिणति पर नहीं पहुंचा है, तो फिर जो हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर जो कुछ किया जा सकता है तो वो कर रहे हैं, और पैसे की कमी जो है उसकी भरपाई भी राजीव रंजन होती दिख रही है। तो उसमें ऑन अ लाइटर नोट ऑल्सो और गंभीरता से भी, दोनों का पुट जोड़ते हुए ये सवाल पूछ रहा हूँ, अब वो बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला भी रुकेगा ना? थोड़ा बहुत पुल गिर बहुत रहे हैं। देखिए ये जो भी पुल गिरे, कई बार एमपी फंड से और एमएलए फंड से जिनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, या इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि एक व्यवस्थित मॉनिटरिंग, ये मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार में नहीं थी। इन पुलों के गिरने के बाद ये ग्रामीण कार्य विभाग को ये जवाबदेही दी गई कि आप इस पर एक, तो चलिए अब नए पुल भी बनेंगे और पुराने पुल गिरेंगे नहीं। बिहार की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, प्रभु चावला जुड़ चुके हैं, और उनकी सीधी बात भी सुने। उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है? ओपोजिशन ने अगर ओपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं, क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ओपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है, खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए, जो कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तो यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के ही प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, और वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर वो बोल रहे हैं। सरकार अपनी ताल ठोक रही है, विपक्ष उनकी घेराबंदी कर रहा है। शशि थरूर क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा लगा आपको बजट? अंडरवेलमिंग कहूँगा अंग्रेजी में कि बहुत सारी चीज़ कर सकते थे जो नहीं किए। ख्याल में अगर हम देखेंगे कि क्या क्या हम सुन पाए, मनरेगा का नाम भी नहीं सुना, पब्लिक हेल्थ के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं सुन पाए, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सुन पाए, और हमारे जो आम आदमी के साथ जो अन्याय किया हुआ है, उनकी इनकम तो नीचे नहीं हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल में करीब 60% हमारे पब्लिक के आय कम हो गए हैं इस 10 साल में। उनके लिए क्या करें? सर, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट है इस बजट के बाद, इसको कैसे आप देखते हैं? ये सरकार अभी देखिए अमीरों के लिए अमीरों को खुश करते हुए 10 साल बीते और आज इस बार किसी को नहीं खुश किया। सर, आंध्र और बिहार पर जो विशेष फोकस है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो आपको मालूम है, इनके राजनीतिक काम के लिए बिहार का नाम मेरे ख्याल में 10-12 बार सुनना पड़ा जी। आंध्र प्रदेश 5-6 बार, शायद आंध्र लोग भी मांगेंगे कि और हमारे साथ शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर जी, इस बजट शुक्रिया बात करने के लिए। तो शशि थरूर कह रहे हैं कि बजट जो है अपेक्षा के मुताबिक नहीं था और आम लोगों से जुड़ी हुई बातें नहीं थी, और खासतौर पे जिक्र कर रहे हैं मनरेगा का जिक्र नहीं था। ये इस बजट भाषण में वित्त मंत्री के मनरेगा का जिक्र नहीं था। ये आलोचना शशि थरूर द्वारा केंद्रीय बजट की। तो वही एक्सपेक्टेड लाइंस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं राजनीतिक, सरकार ताल ठोकेगी, विपक्ष घेराबंदी करेगा, किसी के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन क्या सबका साथ सबका विकास और अलादीन का चिराग कोई सरकार के पास होता भी नहीं है कि पैसों की बरसात कर दे और जो जो मांग रहा है सबको वो बांट दिया जाए? ऐसे में एक बैलेंसिंग एक्ट होती है प्रभु, वो बैलेंसिंग एक्ट होती दिखी या इंडिया का पुट ज्यादा था, भारत फिर नजरअंदाज हो गया? कैसे देखते हैं आप इस बजट को? मेरे कंसिस्टेंसी इस मामले में, जब से मैं बजट देखता आ रहा हूँ, बजट जो है कुछ क्लासेस के लिए है ना। यूनियन बजट का कोई असर ज़्यादा विकास के ऊपर नहीं होता। एक डिस्कशन टीवी होती है, पिंक पेपर की हेडलाइंस बनती हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है और थोड़े बहुत रिएक्शन होता है। परंतु जो बजट का बिग मैसेज मैं देखता हूँ, इस मैसेज के अंदर आउट एंड आउट पॉलिटिकल बजट है ये। इसके अंदर इकोनॉमिक्स नाम की चीज़ बहुत कम है। प्रधानमंत्री योजनाएं पता नहीं कितनी और शुरू कर दी गई हैं। आज मैं देखा 10-12 कम से कम शुरू की होंगी, उससे पहले भी 15-20 चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री योजना ये, प्रधानमंत्री योजना ये, परंतु पहला पैराग्राफ जो 10 पढ़े गए हैं, अगर पहली बार देखेंगे 20 मिनट का भाषण, उसके अंदर बिहार और आंध्र प्रदेश से शुरू किया बजट। पहली बार हुआ कि किसी स्टेट के नाम से बजट आप शुरू कर रहे हैं, बिग पिक्चर के सामने शुरू नहीं कर रहे हैं। पहले होता था बिग पिक्चर हमारी क्या है, धर्म की मजबूरियां, गठबंधन। मैं जो उसके ऊपर आ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बिहार को दे दिया, बल्ले बल्ले। जब आप बजट को डाइसेक्ट करेंगे, डिटेल में जाएंगे, डिटेल जो है ना डेविल में जो होती है उसी में होती है। क्योंकि अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का बजट देखेंगे, उसके अंदर पहले से इंक्लूड होगा ये सब जो एक्सपेंशन प्लान हो रहे हैं। 26,000 करोड़ इतने बड़े स्टेट के अंदर कुछ होते हैं। बिगर कितने सालों में बटेगी दूसरी बात है, परंतु ये पॉलिटिकल बजट है। अपने दोनों पर बिहार मांग रहा था 30,000 करोड़, 26,000 मिल गए। आंध्र मांग रहा था 1 लाख करोड़, उन्हें मिले 15,000। यहाँ एक पेंच बचा हुआ है अभी। ये पॉलिटिकल बजट है सारा का सारा। इसके अंदर कोई बड़ी पिक्चर नहीं है, ग्रोथ ओरिएंटेड। इसके बाद हाँ, एक बात जरूर है कि एम्प्लॉयमेंट के नाम क्रिएट करने के लिए वहां सीरियस दिख रही है, वहां कुछ उन्होंने करने गंभीर दिख रही है। ईपीएफओ की बात हो, इंटर्नशिप 1 करोड़ लोगों की 5 साल में, वो भी निजी क्षेत्र पर वो जिम्मेदारी जवाबदेही डाली है। मैं वही उसी पे आ रहा था कि ईपीएफओ को जोड़ देने का मतलब ये है कि सरकारी जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। पहले ये होता कि ईपीएफओ में इतने लोग आगे बढ़ गए। आपने देखा पिछले साल कई बार भाषण दिया ईपीएफओ के अंदर, क्योंकि एक बार होता है कि बताइए, आप मेरे संबोधन को भाषण कह देते हैं क्या? सॉरी, मेरे संबोधन को आप भाषण कह देते हैं? नहीं, मैं भाषण इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप भाषण देने में एक्सपर्ट हैं और मैं भाषण देता रहा हूँ हमेशा। तो इसलिए आपकी बातों से मजा आता है क्योंकि उसमें से कुछ सवाल निकलते हैं, नहीं तो निकलते नहीं अगर नहीं देंगे। तो सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये सब हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये अटैक किया गया है। कल भी देखा हो इकोनॉमिक सर्वे के जवाबदेही तय की है कि आप क्रिएट नहीं करते। ईएफओ का जोड़ने का मतलब ये कि ईएफओ में जब तक एक इनकम लिमिट होती है उसके बाद आप ईएफओ में जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते, उसके बराबर से रजिस्टर नहीं होती। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर एम्फेसिस ज़रूर है। जो एक बात आपने पहले कही कि मार्केट के ऊपर है, मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स बढ़ाया है। एक हिंदुस्तान ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा देश है सारे वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर कैपिटल गेंस को स्टॉक मार्केट के अंदर जो जुआ है, स्पेकुलेशन है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता।
मेरी इनके ऊपर टैक्स लगेगा, मेरा आपके इंक्रीमेंट के ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया टैक्स नहीं लगेगा। बाकी सारे वर्ल्ड के अंदर टैक्स स्टॉक मार्केट से जो इनकम होती है उसी लेवल पे टैक्स की जाती है। नहीं पर कैपिटल गेन तो देना पड़ेगा नहीं, ना। 15 अभी लॉन्ग टर्म भी 10 से 12.5 हो गया। 30% क्यों ना हो, जिसको जब बाकी हाईएस्ट इनकम सबके ऊपर है, इट इज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स। मैंने इनकम के बाद आप तो बाजार बिल्कुल ही धाराशाही करा कर मानेंगे। आपकी बात सुन के तो उनकी दिल की बाकी सारे वर्ल्ड में कहाँ बंद हुआ। सवाल ये कि 9 करोड़ इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं। आपने देखा, कल मैंने बताया था 30% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कैपिटल कॉर्पोरेट टैक्स लोगों का, उनका आपने 25% कर दिया। मैं 39% दे रहा हूँ इनकम टैक्स और मेरा मालिक 25% जीएसटी अलग से दे रहे हैं। जीएसटी तो 18% अलग दे रहे हैं। तो ये जो प्रो कैपिटलिज्म टैक्स बना 1991 से लेकर के 2024 तक इंडस्ट्रियलिस्ट ने जितना पैसा बनाया है। कॉर्पोरेट का पुट ज्यादा है, ये पॉलिटिकल बजट आप कह रहे हैं। मेरे साथ के नारायण राव जुड़ गए हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जीएमआर ग्रुप के और सिविल एविएशन पर एसोचैम के एडवाइजर्स भी हैं। नारायण राव साहब, बजट को कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी हेडलाइन आपकी निगाह में इस बजट ने क्या दी है? It is a overally well addressed balanced budget to take care every sector in the society. Overall, it is to address every sector. Therefore, and in that, has employment been given top priority, that we have to increase the avenues that provide employment? Is the government in a way accepting that unemployment is a huge challenge facing us? Yeah, that's why in this budget they try to address the employment issue by providing some incentives to employees and employers. It is in that direction. Employment with skill development, both are concentrated in this budget. So can we expect the private sector to also respond in the way the government is anticipating? Because a lot of big companies are sitting on a pile of money. They are not willing to invest, and Corona has also taught the private sector how to cut the cost and keep the employees at the bare minimum level. Correct me if I am wrong. Definitely. Yeah, definitely we feel this will give a good fillip and promote and support employment generation in the private sector also, because the overall economy is going up, all sectors are going up, there are many more opportunities are going up, like with the defense or data center, all these things. Definitely employment is going to pick up and accelerate a lot in the country. And what about the infrastructure sector? Do you think the government was hugely bullish, I'm using the stock market word, on infrastructure? Is the government still on the same track vis-a-vis infrastructure? Yeah, a lot of importance is given. See, if you see, they have given outlay of 11 crores and another 1,50,000 crores to state government interest-free loans. So overall, about 12.6 lakhs crores has been allocated for infrastructure. It's a big allocation. Definitely, infrastructure is going to be a big booster. It will support the entire country's economy as an engine of economic growth. Infrastructure is a big support. So a balanced budget is what you're saying. Thank you so much for taking time out and speaking to ABP News. आप अपनी बात जारी रख रहे थे। छोड़ा आपने स्टॉक मार्केट के ऊपर छोड़ा। स्टॉक मार्केट पर छोड़ा आपने। समझिए, स्टॉक मार्केट की इनकम जो है अब 4 साल के अंदर, अब 5 साल के अंदर 40,000 से 80,000 इंडेक्स हो गया। कैपिटल जो पर्सनल गेन्स लोगों की कैपिटल है उनकी कितनी बड़ी है। एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट नहीं करते, टैक्स आप नहीं देना चाहते, उसके बावजूद कहते कि हम इसके ऊपर भी टैक्स नहीं देंगे। पर लोगों ने आईपीओ के माध्यम से इस देश के अंदर 90% जो कंपनियां शुरू हुई थी उन्होंने अपनी पर्सनल शेयर्स बेच करके हज़ारों करोड़ इकट्ठे कर लिए। मैं नाम ही गिना चाहता हूँ, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में शुरू हुई थी उन्होंने अपने शेयर बेच करके 40 हज़ार करोड़ इकट्ठा किया और 1 रुपया टैक्स नहीं दिया। बाजार की धड़कनें और बढ़ा आप करिए करके ही मानेंगे, इसको इनकम मानिए ना। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिस इज योर ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने कंपनी शुरू की 10 साल पहले, उसके आपने आईपीओ बनाया 510 रुपये का शेयर आपने 500 रुपये में बेचा, उसके बाद आपने उसके पास 5,000 लेकर के गए, उसको बेच करके आपने 40,000, 50,000, 80,000 करोड़ लोगों ने बनाए, उसके ऊपर कितना टैक्स दिया आपने?
सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट अब मैच्योर हो गई है। तो जहाँ पर- लेवल प्लेइंग फील्ड, और इसका जिक्र हम गोपाल केडिया कर भी रहे थे। मेरे सहयोगी जैनेंद्र ने अखिलेश यादव से भी बातचीत की है। आजकल अखिलेश काफी तंज कस रहे हैं सरकार पर, बजट पर क्या कह रहे हैं? मेरे साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं। सर, कैसा बजट कैसा लगा? ये बजट नाउम्मीदी का है और इस सरकार का ये 11वां बजट है। ये सरकार कह रही थी कि 11वें बजट में और 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार का बहुत अच्छा बजट होगा। नाउम्मीदी का है। और जिस तरह महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, आप लोगों को देखिए उनकी तकलीफ परेशानी में कैसे जिंदा है। जिस देश में नौकरियां ना हो, अभी कुछ ही दिन में हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र में एयर इंडिया की एक मामूली सी नौकरी के लिए 25,000 नौजवान पहुंच गया हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में 60 लाख के लगभग लोगों ने, नौजवानों ने फॉर्म भरा हो। ये बड़े पैमाने हैं, इसको एड्रेस नहीं किया। इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है। आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था है, क्या कहते हैं कि हम पे फंड्स कम है, लेकिन आप बड़े लोगों को फंड्स दे रहे हैं। इस सरकार में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। इनके जितने भी बजट हैं वो बजट इसी तरह बन रहे हैं कि अमीर अमीर होता रहे, गरीब गरीब होता रहे। बिहार और आंध्रा का जो खास ख्याल रखा है उस पर आप क्या ये कहेंगे? अच्छी बात है, जिसको सरकार बनाए इससे अच्छा ख्याल रखेगा तो शायद वहाँ का लोग और वहाँ के सांसद उस दल का ख्याल रखें। यूपी को क्या मिला इस बजट में सर? देश के प्रधानमंत्री। चलो चलो अखिलेश यादव बजट पर बजट की खामियां गिना रहे और आलोचना। फिर से तंज कसते हुए, हाँ एक लाइन प्लीज। स्टॉक मार्केट के बारे में दोबारा कह रहा कि स्टॉक मार्केट के हमारे यहाँ है, अगर आपका लॉस होता है तो आप उसको बुक कर लीजिए। हाँ। उसके ऊपर आपको टोटल एग्जम्पशन हो जाएगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देगा, कट जाएगी इनकम में से। प्रॉफिट हो रहेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं दूंगा मैं। तो इस तरह का इम्बैलेंस है स्टॉक मार्केट के बना के, और मेरे आज पैसे आपकी से सुई अटक गई है। नहीं, मेरे पैसे से आप पैसे ले जा रहे हैं। मैंने आपको प्रमोटर को पैसे दिया, आपने बेच के बाहर कंट्री से चले गए, वहाँ एसेट क्रिएट कर दिए। भाई पैसे दीजिए, आप इनकम है आप दीजिए टैक्स। ठीक है, मेरे साथ देश के कद्दावर मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद। वो मेरे साथ नहीं जुड़ रहे, मुझे लगा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ मैं सवाल भी दिमाग में बनाने लगा था। मेरे सहयोगी अंकित ने बातचीत की है रविशंकर प्रसाद से, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रविशंकर प्रसाद। सर, बजट पेश किया गया, विपक्ष ये कह रहा है ये तो एनडीए का बजट है, इंडिया का नहीं। असल बात है, ये भारत का बजट है। इंडिया गठबंधन वाले अभी तक भारत को नहीं समझ पाए। किसानों की बात है या नहीं, रोजगार की बात है या नहीं, मुद्रा को 10 से 20 लाख लोन की मियाद बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई गई, मध्यम वर्ग की चिंता है या नहीं। रोजगार के मामले में जो नई सोच है वो बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं कहता हूँ, जो बार बार कहते हैं नालंदा अपने देश का है कि नहीं, हमारा जो पूरा बोध गया है पूरे देश का है कि नहीं, दुनिया का है। विष्णुपद मंदिर जो है वो सबों के लिए है। ये तो पूरे देश के टूरिज्म को बढ़ाने, पटना पूर्णिया सड़क बनेगी तो क्या स्टैटिक सिक्योरिटी नहीं होगा नेपाल के बॉर्डर पर? अगर बाढ़ की चिंता की नेपाल की नदियाँ आती है तो सबको परेशान करती है। ये सोचने का कोई मतलब नहीं है। हम बहुत तो रविशंकर प्रसाद, अब मैं वो कह रहा था बिहार की बल्ले बल्ले तो होती दिख ही रही है।